तो मैंने साहब आज तक कभी प्यार मोहब्बत नहीं किया। मैं आपको बता दूं, हम लोग तो हाथ से कभी, हम लोगों की शादी बहुत मुश्किल में होती है। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की के माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं। बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी। बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। एक महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की के माँ ने पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे। हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों। वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तमाम रिश्ते हमारे लौट गए। एक महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, लड़की के पिताजी आए, कहने के तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, तुमने बता दिया तो शादी फाइनल नहीं, परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ। हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था। हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था। हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे कई 1000 आदमियों को मार दिया था। तो हमसे कहने लगे सबके नाम और पते बताओ, तो वो शादी भी कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, जितने देश के कवि बैठे हुए हैं, हमारी बारात आए थे। भारत और पाकिस्तान का मैच था, हमारी शादी थी। पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा था, हमारी शादी थी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में थी, कमेंट्री भी सुन रहे थे। हम दूल्हे के बीच सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कभी कहा छक्का। कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो। शादी के पहले दिन छक्का कह रहा और देख के हमको। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहां बेटा। हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ। ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले भाई शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया। भाई साहब 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, बीबी को विदा कराना है। तुरंत के देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है। ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा। बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा ये तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब, सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना। उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बनाओ, हमारे 2 ही पुत्र के इंजीनियर के नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। ससुराल के तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना। पुलिस को हमारी कब जरूरत पड़ जाए इसलिए हमने थाने के सामने घर ले लिया। तो हम थाने के तो एसपी साहब बैठे थे। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा हमारे साले खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने के तुम ही हेमंत पांडे हो। हमने कहा हाँ। कहने के तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में अगर कर दिया हो, व्यंग समझ में आ जाए तो जितने लोग हाथ उठा के बताना मेरा व्यंग समझ में आया। हमने उनके पैर छुआ। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहले कि पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहलेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। हाय हाय वाह। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। तमाम बार हमारी शादियां कैंसिल हो गई, लेकिन मेरी जब शादी हो गई तो बहुत मुश्किल आई। एक दिन मैं टीवी देख रहा था, अभी करवा चौथ 2 दिन पहले था। मैं ओमान में था। ओमान में इसलिए था कि हमारी पत्नी ने कहा था कि इस करवा चौथ में तो हमको दिखाई ना देना। हमने पत्नी को लगाया फोन, उधर से आवाज आई कौन। हमने कहा बाहों में चली आओ, हमसे शर्म क्या पर्दा। तो बोली ना आऊंगी बाहों में, ना आऊंगी गोदी ही। हमने पूछा कौन आएगा। बोली आएगा तो मोदी ही। तो बड़ी समस्या है साहब। एक छोटा सा व्यंग पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूं। देश के सबसे बड़े संचालक, सबसे बड़े कवि दादा का आशीर्वाद इस व्यंग पर मुझे मिला। पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। पढ़िए। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं
वो भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था, ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। वाह। तभी उस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही, तुम बटे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनिएगा, अगर लगे पूरे हिंदुस्तान का जवाब है, पूरे हिंदुस्तान का दर्द है, कवि ने सलीके से कह दिया तो हाथ उठा के ताली बजा के मुझे आशीर्वाद देना। उस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही, तुम बटे हंस रहे हो। उसने कहा, कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की जय रैलियों में नहीं, सीमाओं पे गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा।